गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, इसलिए मेरी फ़ोटो आ नहीं रही है। इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं बाकी पढ़ाऊँगा सेम वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा बातचीत न करते हुए। पहली वीडियो पर तो आपने थोड़ी मेहनत की, उसको पहुँचाया कई लोगों तक, क्योंकि उसको लाइक और व्यूज़ से दिख रहे हैं कि करीब मुझे लग रहा है कि 190 के लगभग पहुंच गया उसका व्यू। सेकंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और ये थर्ड वीडियो है आज, इसमें मैं पीछे से दोहराते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चल रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, टेंस डिफिनीशन मैंने बता दी थी, इसके बाद काइंड्स ऑफ टेंस बता दिया था। आइडेंटिफाई ए टेंस फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, या बताने की ज़रूरत नहीं, उसको आप पिछला वीडियो, अगर जिसको कन्फ्यूजन वो पिछला वीडियो एक बार फिर से देखें। हाँ, हेल्पिंग वर्ब दोहराते हुए चल रहा हूँ, जो मैं पिछले दिन दोहराया रहूँगा उसको यहाँ पे शॉर्टकट दोहराते हुए आगे बढ़ूँगा मैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर किसी को किसी टॉपिक में स्पेशली प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट में बता देगा, मैं उसको फिर से बताऊँगा। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब को फिर से पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस में मुख्यतः कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है। पहली होती है डू, दूसरी होती है बी, तीसरी होती है हैव। और डू की फार्म होती है डू, डज, डिड। बी की फार्म होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर। और हैव की फार्म होती है हैज, हैव और हैड। तो इंडिफिनिट में डू का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग होता है, परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव प्लस बी का प्रयोग होता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया था। अब देखिए, डू की फार्म होती है डू, डज, डिड। तो डू, डज को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और डिड को पास्ट में यूज करते हैं। कंटिन्यूअस बी की फार्म होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इज, एम, आर को प्रेजेंट में और वाज, वेयर को पास्ट में हम यूज करते हैं। परफेक्ट की फार्म होती थी हैज, हैव, हैड। तो हैज, हैव को हम प्रेजेंट में यूज करते थे और हैड को पास्ट में यूज करते थे। करते हैं भी, करते थे नहीं, करते हैं भी, अभी भी हमको करना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी हैज बीन, हैव प्लस बी, अर्थात हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन। सॉरी, हैव बीन, हैव प्लस बी का मतलब हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट में होता था और हैड बीन का प्रयोग पास्ट में होता था। चलिए अब आगे हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के चार्ट पर। इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोगों ने अगर नहीं ध्यान से देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी जो आगे प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि समझाऊं इसको, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। चलिए, तो आज तो मैं इसको शॉर्टकट दोहराते हुए चल रहा हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए, ज़रूर समझिए। तो देखिए, इंडिफिनिट में पहले मैं मेन वर्ब दोहरा देता हूँ। इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट ऐसा है जिसके सिंपल सेंटेंस में हमेशा या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या एनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एनजी, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की बात मैं कर रहा हूँ। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है। मैंने बताया था कि जहाँ भी कंटिन्यूअस लगा हो वहाँ हमेशा आई एन जी फॉर्म का प्रयोग होगा। और आई एन जी फॉर्म का नाम भी मैंने बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। पार्टिसिपल वगैरह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना तो याद कर ही लीजिए कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी, वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म होती है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म होती है। जैसे अगर गो, एक मिनट, अगर गो है, वेंट, गॉन और गोइंग, ठीक है, ये है। तो गोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और गॉन जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और हैड का प्रयोग हो जाएगा या हैव का प्रयोग हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएंगी तब। तो ये नहीं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक जानिए कि अगर किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं,
और ये यानी जो परफेक्ट है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है, और कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर आपको पार्टिसिपल नहीं याद करना है तो मत याद करिए, केवल यही याद कर लीजिए, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और इंडिफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें भी पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ से एक बार दोहरा लीजिए। इंडिफिनिट में डू का प्रयोग होता था तो प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड लगी गया। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर की पहचान ही है विल सेल, यानी इसमें सारे में चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट की बात हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, सब में विल सेल लगा ही रहेगा। बाकी कंटिन्यूअस में जो बी होता है वह बी लगेगा, परफेक्ट में जो हैव होता है वह लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव प्लस बी होता है वह लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो देखिए इंडिफिनिट में क्या लगता है, इंडिफिनिट में अगर है कोई तो डू डज प्रेजेंट में हो गया, डिड पास्ट में हो गया, फ्यूचर में विल सेल हो गया। कंटिन्यूअस में इज एम आर बी की फॉर्म, वाज वेयर पास्ट में, प्रेजेंट में इज एम आर और वाज वेयर पास्ट में, और फ्यूचर में विल बी सेल बी, यानी विल सेल लगेगा ही, और कंटिन्यूअस का बी जो होता है वह आके जाके जुड़ जाता है। परफेक्ट में इसको थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले इसको दिया है, ये सब बता चुका हूँ, इसलिए आप अगर थोड़ा नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए परफेक्ट में हैज हैव प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है, और विल हैव सेल हैव फ्यूचर में होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैव है, मेन हेल्पिंग वर्ब हैव है, उसी की ये सब फॉर्म्स हैं। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव प्लस बी होता था ना, तो हैव प्लस बी का मतलब हैज बीन, और हैज़ बीन हैव बीन प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में, और विल हैव बीन सेल हैव बीन या फ्यूचर में रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो हम आज चलते हैं हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो अब भी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ज़रूर अवगत कराइए अपनी समस्या से, मैं उसको ज़रूर आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूँगा, एट एनी रेट मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सकेगा। चलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है अगर आप पहली बार ग्रामर पढ़ रहे हैं तब, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सब चीज़ें एक एक चीज़ बताऊँगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर जिसको हिंदी जाननी है तो उसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। अब बार बार हिंदी वगैरह नहीं बताऊँगा, एक आध बार जान लीजिए, क्योंकि हिंदी में इन सब चीज़ों को जानने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन जान लीजिए। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकार करना, अफर्मेशन होता है ना, और निगेशन, उसी से बना है अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें दो रूल्स पहले हैं कि ही सी इट दिस दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट दिस दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, ठीक है। वह क्या है, वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? जाती है यानी लड़की है ना, तो वह के लिए सी होगा, तो सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया था अभी आपको। हाँ, एक चीज़ तो बताई ही थी पहचान करते समय कि आप वर्ब खोजिए पहले, तो वर्ब खोजिए आप, तो वर्ब खोजेंगे तो ही, और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में भी मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप वर्ब कहाँ ढूंढेंगे? वर्ब मिल गई, वह है कि स्कूल है कि जाती की है, यानी जाना वर्ब है ना, तो गो हो गया। अब देखिए आपका रूल आ गया कि ही सी इट दिस दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग कर दीजिए। यस गोज अ टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था जिसको कि
अभी करेक्ट करना ही अच्छा रहेगा। चलिए अच्छा, ये करेक्ट कर ही दे रहा हूँ मैं। ये आपका अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ब्रैकेट में इसको करिएगा, क्योंकि इसलिए ब्रैकेट में ताकि समस्याएं न रहें। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। देखिए निगेटिव, अच्छा ये हो गया ना आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS को ब्रैकेट में मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर ये रहेगा तभी ना SAIS का प्रयोग होगा। नीचे दूसरा रूल भी लिखा है कि यदि आई वी यू दे दीज दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी SAIS का प्रयोग नहीं होगा। SAIS का प्रयोग कब होगा? पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, दूसरी बात अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, यानी जिसमें प्रश्नवाचक चीज भी ना हो और नहीं ना लगा हो, उसी में SAIS का प्रयोग होगा। लेकिन उसके बाद भी कब होगा? जब ही सी इट दिस दैट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो या एक वचन कर्ता आया हो, ठीक है, तभी SAIS का प्रयोग वर्ब में होगा। जैसे वह जाती है का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आगे मैंने एग्जाम्पल दिया है इसलिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं जाता हूँ तो आई, मैं की अंग्रेजी आई हो गई ना, वर्ब जाना है। अब इसको तो बिल्कुल पहचान ही लेना है कि वर्ब है ये आई, और जाता हूँ का केवल और केवल गो, SAIS नहीं, यानी आई वी यू दे दीज दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, SAIS नहीं लगेगा। SAIS कब लगेगा? पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होना चाहिए, उसके बाद कंडीशन यह है कि एक वचन सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वचन कर्ता होना चाहिए। ही सी इट दिस दैट, तथा कोई एक वचन, इसके बाद तथा एक वचन कर्ता का मतलब कोई नाम हो, इस टाइप की चीज़ें हो, तो उसमें SAIS का प्रयोग वर्ब में करेंगे। अगर आई वी यू दे दीज दोज है या कोई बहुवचन करता है, जैसे राम एंड श्याम है, दो लोग हो गए, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लेंगे, SAIS का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब निगेटिव सेंटेंस लिखा है ही सी इट दिस दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं। मैंने बताया था कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, एक और चीज़ समझ लीजिए आप कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होता है। समझ लीजिए आप, लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना छोटा छोटा चीज़ लिख लेंगे लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यानी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में तभी लगते हैं जब वो निगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नहीं न लगा हो, पहली बात। दूसरी बात, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब चीज़ें न लगी, वही अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए, तो पहला है ही सी इट दिस दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं, और आई वी यू दे दीज दो तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। और निगेटिव सेंटेंस है तो नाट लगना ही है भाई, तो यह लिखने की क्या जरूरत है, स्ट्रक्चर में मैंने दे दिया है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नाट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्लियर हो गई बात? चलिए, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा आप। ये ही सी इट वाला दोनों रूल, ये रूल दोनों, यानी 4 रूल आप याद करेंगे। इसके बाद अफर्मेटिव के बाद आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल स्ट्रक्चर्स दिया हूँ क्योंकि आपको डू डज का प्रयोग बता ही चुका हूँ कि कहाँ होता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH टाइप। यानी 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास हैं, एक यस नो टाइप, एक WH टाइप। और आज यहीं समझ लीजिए, इसके बाद फिर आगे पता नहीं, याद रहेगा तो बता ही दूंगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बताऊंगा। कि यस नो टाइप सेंटेंस का मतलब होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। पहली बात, इंग्लिश में
हिंदी में जिसमें क्या लगा हो या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, वैसे जनरली 99.99% क्या ही लगा रहता है, जिसके प्रारंभ में क्या लगा हो या जिसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो। दूसरी बात हो गई। अब इसको यस नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका उत्तर हमेशा हाँ या ना में दिया जा सकता है। उसका उत्तर जैसे कोई पूछे कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो आप कहेंगे हाँ या कहेंगे नहीं। क्लियर? अब ये तो कहेंगे नहीं मैं साइकिल उठाता हूँ या पैदल जाता हूँ, ये सब बताने की ज़रूरत वहाँ नहीं है। अगर आप बताते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। चलिए अब WH टाइप को देख लीजिए। WH टाइप की स्ट्रक्चर है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेस्ट, नहीं सॉरी ये भी गलत है आपका, तो ये बेस्ट वगैरह सब गलत है यहाँ पे, और ये हटाइए पहले, ये गलत टाइपिंग हो गई है, टाइपिंग एरर है, तो इसको हटा दिया मैं। चलिए यस नो टाइप की स्ट्रक्चर है डू या डज। यस नो टाइप की स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और WH में केवल वाक्य के प्रारंभ में WH जोड़ देना है, बाकी यस नो टाइप की ही स्ट्रक्चर रहेगी। यानी WH का टाइप का मतलब होता है मतलब ज़्यादातर एक हाउ को छोड़कर सभी, लगभग सभी प्रश्नवाचक शब्द WH से शुरू होते हैं। जैसे WH80 वाट, WHICH विच, WHO हु, WHY वाई, WHERE वेयर, ये सब के सब WH से शुरू होते हैं। केवल एक हाउ है ऐसा जो WH से शुरू नहीं होता है, इसीलिए WH टाइप कहते हैं इसको। क्लियर कोई बात? अब देखिए WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में इसलिए कि अगर नहीं आएगा तभी नॉट का प्रयोग करना है, अगर वाक्य में नहीं न रहे तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और एक चीज़ हमेशा याद करनी है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगाना है। चलिए अब मैंने ट्रांसलेशन यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो उसको ट्रांसलेट करके भी दिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, क्या इसमें नहीं लगा है? नहीं लगा है, नहीं लगा है, ठीक है। इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है? नहीं आया है, यानी यह कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या देखेंगे हम कि इसका सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे मैं को देखो, एक चीज़ है कि मैं अगर प्रेजेंट में है तो वह प्लूरल में होता है, और पास्ट में है तो वह सिंगुलर में यूज होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं यानी आई प्रेजेंट में सिंगुलर में यूज होता है और पास्ट में प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में है इसलिए सिंगुलर में यूज होता है, क्योंकि हूँ है तो प्रेजेंट में है तो सिंगुलर में नहीं है बल्कि प्लूरल में यूज होगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? यस या यस नहीं लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई लग गया, फिर गो हो गया, टू स्कूल यानी स्कूल, और कम और गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा का मतलब 90%, 95%, कम और गो के साथ टू नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा या 95% करते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, डेली या एवरीडे में से कोई एक चीज़ लिखनी है, ये नहीं कि डेली ऑब्लिक एवरीडे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई गो टू स्कूल डेली या आई गो टू स्कूल एवरीडे। क्लियर? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें भी नहीं वगैरह कुछ नहीं लगा है ना, नहीं लगा है। क्या वगैरह कुछ यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगा है, तो वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी यस या यस वर्ब की फॉर्म में, वह फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। तो ही लगा और जाना वर्ब में ईएस लग गया, ही गोज। अब गो के साथ में कम और गो के साथ टू का प्रयोग होगा, हुआ है टू स्कूल यानी स्कूल जाता है, और कैसे? प्रतिदिन, डेली। क्लियर हो गई? वह प्रतिदिन स्कूल। देखिए एक ही टाइप का इसलिए सेंटेंस दिया हूँ कि आपकी के अंदर जो कमियां हैं अंतर पहचानने वाली वह दूर हो जाएं। यानी मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ प्लूरल, तो वह प्रतिदिन स्कूल जाता है सिंगुलर, इसीलिए मैंने दे दिया। अब देखिए वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, यह भी दे दिया मैं, ही डज नॉट का प्रयोग करने के लिए। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, देखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक, ही डज नॉट। अब ही के साथ डज नॉट क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, ही सी इट दिस दैट, तथा एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो डज हो गया, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब ऊपर बता ही चुका हूँ कि गो
में एस या एस नहीं लगेगी, क्योंकि डू या डज के साथ है। एक रूल अगर मैंने पीछे नहीं लिखवाया है तो ये नाम नोट कर लीजिएगा कि डू या डज के साथ कभी जो है अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसीलिए ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, और क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो डू डज पहले आ जाएगा, डज ही गो टू स्कूल डेली। क्लियर हो कोई बात? क्या वे इस कमरे की सफाई नहीं करते हैं, डू दे नॉट क्लीन दिस रूम। क्या वे इस कमरे की सफाई नहीं करते हैं, तो वे आया है, और क्या यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, यानी यस नो टाइप। और एक और तरीका, क्या वे कमरे की सफाई नहीं करते हैं, नहीं या हाँ, कुछ हाँ ना से शुरू हो रहा, मतलब उत्तर दे रहे हैं ना, इसलिए यह जो है यस नो टाइप हो गया। यस नो टाइप में क्या था, डू और डज से वाक्य शुरू था, तो डू और डू या डज में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमको बताएगा, सब्जेक्ट है वे यानी दे, और आई वी यू दे दीज दोज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, तो डू दे। नहीं लिखा है तो नॉट। सफाई करना का क्लीन, इस कमरे दिस रूम, ठीक है, इसका दिस होती है अंग्रेजी। चलिए थोड़ा ज़्यादा स्लाइड गंदी हो गई, अब थोड़ा सा ले लें इसको हटा के। श्रद्धा प्रतिदिन स्कूल क्यों जाती है। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया ना, क्या इसका उत्तर हम हाँ ना में दे पाएंगे, नहीं। श्रद्धा प्रतिदिन स्कूल क्यों जाती है, कह दिए हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब तो हुआ नहीं भाई। क्यों जाती है तो उसका एक्सप्लेन करना है आपको, तो इसलिए ये WH टाइप सेंटेंस हो गया। श्रद्धा प्रतिदिन स्कूल क्यों जाती है, तो WH का प्रयोग पहले, WH यानी वाई हो गया। अब श्रद्धा सब्जेक्ट है तो डू डज में से डज का प्रयोग होगा, ये क्योंकि सिंगुलर है तो डज, वाई डज। श्रद्धा सब्जेक्ट ले लिए, श्रद्धा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, गो। और टू स्कूल यानी स्कूल, गो और कम के साथ टू का प्रयोग होता ही है, डेली, प्रतिदिन। तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, यह क्या यस नो टाइप है, नहीं, क्योंकि कहाँ लगा है, और कहाँ जाते हो तो ये नहीं है कि हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते। कहेंगे कि हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, तो मैं एक शब्द के लिए नहीं कहा था, हाँ या ना में कहा था, तो हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए WH टाइप है। तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, तो कहाँ की अंग्रेजी हो गई वेयर। अब तुम है, तुम के साथ डू तुम तो यू, सब्जेक्ट तुम है तो यू। जाना गो या कम के साथ टू। रीड या स्टडी, रीड वैसे लिखिएगा, स्टडी लिख सकते हैं क्या, स्टडी भी सही है, लेकिन रीड लिखिए, आपके लेवल पे रीड सही है, चल जाएगा। तो वेयर डू यू गो टू रीड, ठीक है। अब देखिए अगली स्लाइड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आज नहीं शुरू करूँगा, आज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक ही रहेगा, और इसको आप बढ़िया से पढ़िए, और एक दिन में एक टेंस ख़त्म करें, ताकि उसको अच्छी तरह से पढ़ा लें, और ज़्यादा तेज़ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम है, और आपको आना चाहिए हर चीज़, बस ये ही वो है। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशल पढ़ना है तो आप उसको कमेंट में बताइए, मैं उसको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये है कि आपको आना चाहिए। उससे पहले आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे तभी, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप वो मैं पढ़ाऊँ भी और आपको आए भी ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर पढ़ाऊँ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए जो है आपको कहना ना पड़े, ये सब चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि बस यही तो करना है आपको, कोई शुल्क तो देना नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको ज्ञान अच्छा मिल रहा है, अगर आपको मैटर अच्छा मिल रहा है तो आपको इसको शेयर कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी हो कि नहीं, एक ऐसे टीचर हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ, आप उनसे पढ़िए, देखिए कैसा पढ़ाते हैं। डिफरेंस एक रहेगा ना, अंतर रहेगा। चलिए धन्यवाद।